इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे, ये पार्ट टू है फर्स्ट सेगमेंट का, जो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, 4 आइसोथर्मल लेयर्स में, या हम स्फीयर्स बोलेंगे, उसमें 5, सॉरी, उसमें डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं डेंसिटी कम होती जाती है और टेम्परेचर वेरिएशंस भी चेंज होती जाती है। जो डेंसिटी है वो सरफेस, अर्थ के सरफेस में सबसे हाईएस्ट है, और जैसे ऊपर जाते हैं मैंने ऑलरेडी बताया कि वो कम होती जाती है। 5 स्फीयर्स हैं। कौन से स्फीयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और फिफ्थ उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो लोअर मोस्ट है, सबसे लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ के इमीडिएटली ऊपर लाई करती है। जो हम अर्थ ब्रीथ करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर की करते हैं। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पोल्स पे और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे। यही लेयर है जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, वाटर वेपर होती है, और जितना भी वेदर फिनोमेना है जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, वो सारा ट्रोपोस्फेयर में अकर करती है। ट्रोपोस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस को क्रिएट करने वाले जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हैं वो सारे यहीं पे ही होते हैं। ट्रोपोस्फेयर डेंसेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो सबसे ज़्यादा है इक्वेटर पे, क्योंकि जो हीट है वो हीट कन्वेक्शन करंट्स को हाइट पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। ट्रोपोस्फेयर एट एनी लॉटिट्यूड इज थिकर इन समर दैन इन विंटर्स। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर सबसे ज़्यादा थिक जो है वो इक्वेटर पे है, और समर्स में थिक होता है ज़्यादा रादर देन विंटर्स, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स हैं उसको वो हीट के कारण थिक बनते हैं। The temperature in this layer decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ ऑल फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये लेयर ना होती तो कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। In the lower part of the troposphere, the lapse rate along the vertical is very steep. तो लोअर लेयर्स में जो लैप्स रेट है वो बहुत स्टीप है, यानी कि बहुत शार्प है। ये और एवरी 1 किलोमीटर की, एवरी 165 मीटर की 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, और एवरी 1 किलोमीटर की 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रोपोस्फेयर 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर को कंपोज करता है, और यहीं पे ही हम रहते हैं, और सारा वेदर ऑब्जर्वेशन यही होता है। ये हमने पढ़ लिया। दिस स्फीयर मिक्सेस वर्टिकली बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन, टर्बुलेंस मोर देन एनी स्फीयर। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कन्वेक्शन, कंडक्शन और कंडक्शन और टर्बुलेंस होती है। जितनी भी वर्टिकल मोशन है और अबंडेंस है वाटर वेपर का, ये सारा वेदर फिनोमेना यहीं पे ही होता है। अभी हमने पढ़ा कि ये ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे 16 to 18 किलोमीटर तक हाई होता है, और इसका जो टेम्परेचर पोल्स पे होता है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ट्रोपोपॉज क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही अनस्टेबल लेयर है, क्योंकि जितने भी वर्टिकल करंट्स हैं जो पूरे साल में होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। सो रिमेंबर दैट ट्रोपोस्फेयर इज द स्फीयर वेयर क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस and all the weather phenomena takes place. What is tropopause? Tropopause is the transition और द सेपरेशन, इट इज अ ट्रांजिशन। अभी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो ट्रांजिशन है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। इसकी थिकनेस 1 किलोमीटर to 1.5 किलोमीटर है। लोअर इसके लोअर स्ट्रेटा में जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती हैं। तो ये याद रखना जरूरी है यहाँ पे कि ट्रोपोपॉज के लोअर स्ट्रेटा में जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती हैं। एयर टेम्परेचर ट्रोपोपॉज का -80 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे है और -45 डिग्री सेल्सियस पोल्स पे है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज।
हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, जो इसको हमने इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोला है, लेकिन ट्रोपोपॉज में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। नाउ कम्स दी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपॉज के ऊपर होती है और 50 किलोमीटर हाइट तक होती है। एक इम्पॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का ये है कि ये ओजोन लेयर को कंटेन करती है। जो लोअर पोर्शन है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की, जिसको ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। इसकी ओजोनोस्फेयर की हाइट है 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ये ओजोनोस्फेयर की जो लेयर है वो यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है और अर्थ को शील्ड करती है इंटेंस एंड हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है। सो नाउ हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है। इस लेयर में कोई भी एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस नहीं होती, इसीलिए ये सबसे आइडियल है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए। यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते और कोई वेदर फिनोमेना नहीं होती। और जो ट्रांजिशन जोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर को मीजोस्फेयर से सेपरेट करता है, उसको हम स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। तो इस लेयर की खास बात यह है कि ओजोनोस्फेयर है और यहाँ पे प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। और वाटर वेपर भी डिक्रीज होता है, वाटर वेपर डिक्रीजेस शार्पली, ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन स्ट्रेटोस्फेयर। These strong contrasts in concentration are a reflection of little mixing with the moist ozone poor troposphere and dry ozone rich stratosphere. Mesosphere, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है और एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर तक। मीजोस्फेयर में मीटेरॉइड्स बर्न हो जाते हैं, या आप एम से याद रखना कि मीजोस्फेयर वो जोन है, स्फीयर है जिसमें मीटेरॉइड्स बर्न कर जाते हैं ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड और पहुंच जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, जिसकी ये इसकी अपर लिमिट को, अपर लिमिट जो है इसकी वो 80 किलोमीटर, इसकी अपर लिमिट मीजोस्फेयर की जो है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोपॉज। ऑलराइट, तो मीजोस्फेयर में याद रखना आपको ये ज़रूरी है कि इस जो मीटियोर्स है वो बर्न करते हैं मीजोस्फेयर में। टेम्परेचर्स इन द मीजोस्फेयर डिक्रीज रैपिडली एज देर इज नो वाटर वेपर क्लाउड डस्ट और ओजोन। तो इसमें क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि ना तो वाटर वेपर है, ना क्लाउड्स हैं, ना डस्ट है, ना ओजोन है जो इनकमिंग रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर सके। Temperature at the mesopause go as low as 120 डिग्री सेल्सियस विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स का ये आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स के अलावा यहाँ पे नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स भी बनते हैं। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स कौन से होते हैं, अर्थ के हाईएस्ट क्लाउड्स जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं, जो ग्लो करते हैं सिल्वरी ब्लू लाइट की तरह रात को अंधेरे में। तो इनको हम नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट के टाइम पे दिखता है, जब इसको हम नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये मीजोस्फेयर में बनते हैं और बहुत ठंडे होते हैं। इसमें टाइनी पार्टिकल्स मीटियोर्स के और वॉल्केनोज के या रॉकेट एग्जॉस्ट के डस्ट पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स यहाँ पे बनते हैं पोलर एरियाज में। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मीजोस्फेयर का। As in the troposphere, the unstable profile means that vertical motions are not uninhibited. During the summer, there is enough lifting to produce clouds in the upper mesosphere at high latitudes. तो यहाँ पे clouds बनते हैं high latitudes में, polar में, जिसको हम noctilucent clouds कहते हैं। ये इसको night blue cloud भी बोला जाता है। Now comes the thermosphere. थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के
7। तो आप ये ऐसे याद रखना। एक तो आप ये फिगर याद रखना, जो ये फिगर है, तो ये टेम्परेचर है घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है विद इंक्रीज इन हाइट। आइनोस्फेयर इस लेयर का पार्ट है। The thermosphere extends upward to altitudes of several hundred kilometers with temperature range from 250 degrees Celsius to as high as 1700 degrees Celsius, getting warmer with increasing height. Temperature ranges depend on the degree of solar activity as there is more atomic oxygen there like ozone to absorb the heat. तो यहाँ पे बहुत atomic oxygen है, ionosphere है, और absorb ही काफ़ी हीट absorb कर लेती है. The temperature changes between day and night diurnal amount to hundreds of degrees, और दिन और रात में temperature change बहुत ज़्यादा 100 और degrees का difference है. Above 500 kilometers, temperature are very difficult to define. Molecules are so widely spaced that they move independently, and there is no reason why their temperature should be the same. और इसमें जो molecules हैं वो दूर होते हैं काफी एक दूसरे से. अब आइनोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. आइनोस्फेयर इसी थर्मोस्फेयर के अंदर है. ये कहाँ पे लोकेट हुई है? 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर अबव द मीजोपॉज. आइनोस्फेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज एक लेयर, जो ये लेयर है वो कंटेन करती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को, जो कि आयंस जिसको बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम आइनोस्फेयर है. जो रेडियो वेव्स है जो ट्रांसमिट की जाती है अर्थ से, ये अर्थ को वापस रिफ्लेक्ट करती है आइनोस्फेयर लेयर. टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है हाइट के साथ, और ये फर्दर डिवाइड की गई है 4 लेयर्स में. इसको हम ये यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिया, बट मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि इसको और डिवाइड किया गया है 4 लेयर्स में. डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर. जो डी लेयर है उसकी हाइट है 60 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर. वो रिफ्लेक्ट करती है लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, लेकिन अब्जॉर्ब करती है सिग्नल्स ऑफ मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी. ये लेयर डिसअपेयर हो जाती है सनसेट के साथ. ई लेयर जो है उसको कैनेली हेवीसाइड लेयर भी बोलते हैं. इसी लेयर में ऑरोरा बोरियोलिस का और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस का फिनोमेना अपेयर होता है. ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस क्या है? एक फिनोमेना है जहाँ पे स्काई में डिफरेंट टाइप की लाइट्स दिखती हैं पोलर रीजन्स में. दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ. Exosphere fifth layer है. The uppermost layer of the atmosphere above the thermosphere is called exosphere. It extends beyond 640 kilometers. So anything that extends beyond 640 kilometers is exosphere. The charged particles are converted into two bands at about 3,000 kilometers and 16,000 kilometers above the surface. ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिजल्ट हैं कॉस्मिक पार्टिकल का अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप होने के कारण, जिसको हम वैल एलियन रेडिएशन बेल्ट भी बोलते हैं. और यहाँ पे पार्टिकल्स ये दिखते हैं रेयर फील्ड में, और बाकी आउटर मर्ज के साथ ये मर्ज कर जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में. The Earth's atmosphere can be classified into homosphere and heterosphere. होमोस्फेयर क्या है एटमॉस्फेयर का? जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस मिक्स हो जाती हैं. जो ऑन एन एवरेज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज होमोजीनियस थ्रू आउट. So the homosphere is a portion of the Earth's atmosphere up to an altitude of 50 miles above the sea level. In this part, there is a continuous mixing and hence the composition of the atmosphere is relatively constant. तो gases जहाँ पे mix हो जाती हैं उसको हम homosphere बोलते हैं, और heterosphere बोलते हैं जहाँ पे gases poorly mix होती हैं. Heterosphere lies above the homosphere and is a zone of poor mixing where the average composition varies depending on the location within it. The heterosphere is characterized by variation in the composition and the mean molecular weight of constituent gases. This region starts at 50 to 60 miles, यानी कि 80 to 100 किलोमीटर. It coincides with ionosphere and thermosphere.
इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर समझा वो हमने खत्म किया है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम इंसोलेशन हीट बजट, अर्थ का जो एनुअल हीट बजट है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।